नमस्कार साथियों। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं हमारे भारत की कहानी। जी हाँ साथियों, एक ऐसे भारत की कहानी जिस पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया और इस दौरान उन्होंने भारत को लगभग बर्बाद ही कर दिया। जो देश एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस देश को जब अंग्रेज लोगों ने 15 अगस्त 1947 को छोड़कर गया, वो देश दुनिया की तीसरी सबसे गरीब देश हुआ करती थी। जी हाँ साथियों, आज हम लोग ऐसे ही देश के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको अंग्रेजों ने खूब लूटा, खूब तबाही मचाई। इन्होंने इस देश के ऊपर इतनी तबाही मचाई कि लगभग 6 करोड़ लोगों की इन्होंने जान ले ली। जान ऐसे वैसे नहीं, भूखे उन्होंने उनको मार दिया। भूख के वजह से ये लोग मर गए। जिस देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कपड़ा उद्योग फला फूला था, स्पाइसेस की इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। शिपिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इस देश के बहुत सारे खनिज पदार्थ को, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को उन्होंने अपने देश में एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करके उसका उन्होंने उपयोग किया और अपनी जेबें उन्होंने भरी। जी हाँ साथियों, एक ऐसे ही देश की कहानी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। आज मैं आप सभी लोगों को इस भारत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अंग्रेजों ने इतना लूटा कि आज के समय में अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर होता है। भारतीय रुपयों में इनको हम लोग 5,600 लाख करोड़ रुपया कह सकते हैं। ये कितना पैसा है? ये इतना पैसा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग आधा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक एस्टिमेशन के अनुसार 105 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 120 ट्रिलियन डॉलर तक आंकी गई है। और अंग्रेज लोगों ने भारत से इतना माल लूटा कि इनका मूल्यांकन आज के समय के हिसाब से 64 ट्रिलियन डॉलर का बैठता है। तो साथियों, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। आप सभी लोगों ने नादिर शाह का नाम सुना होगा। जी हाँ साथियों, नादिर शाह वही जो ईरान का बादशाह हुआ करता था। उन्होंने 1739 में मुगलों पर हमला किया और दिल्ली को उन्होंने लूटा। दिल्ली में उन्होंने इतनी लूट मचाई कि उन्होंने 300 हाथियों पर नकद जो रुपये होते हैं उसको उन्होंने लाद कर लेकर के गया था। 10,000 घोड़ों में हीरे जवाहरत लाद कर वो लेके गया। आज के हिसाब से उस लूट की कुल कीमत करीब 12 लाख करोड़ रुपये होती है। इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में शुमार नादिर शाह अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है। ब्रिटिशर्स भारत में जितनी वेल्थ निचोड़ कर ले गए, आज के हिसाब से उनकी कीमत 64 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 5,600 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। ये इतना पैसा है कि 500 रुपये के नोटों से पूरे लंदन शहर को लगभग 47 बार ढका जा सकता है। ये इतना ज़्यादा पैसा है। जी हाँ साथियों, अंग्रेज लोगों ने इतनी ही लूट मचाई। अंग्रेज लोगों के आने से पहले मुगलों ने व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनाई थी। सड़कों का उन्होंने जाल बिछा करके रखा था। निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनारें बनवाई थी और नदियों पर पुल और घाट उन्होंने बनवाई थी। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों में से एक सिल्क रूट था। बीजिंग से शुरू होने वाला ये सिल्क रूट रास्ते में काशगढ़, समरकंद, बल्ख और काबुल होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। और इसी सिल्क रूट के सहारे पूरी दुनिया में माल को सप्लाई किया जाता था। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे, यानी कि ये सिल्क रूट से मिलता था। ये मुल्तान, कंधार, बगदाद और फरात नदी पार करके अलेप्पो जो कि सीरिया में स्थित है, वहाँ से समुंदर के रास्ते यूरोप जाया जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाजें थी। इतिहासकारों के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था। अंग्रेजों से पहले दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हुआ करता था भारत। 17वीं सदी में भारत आए ब्रिटिश सम्राट के राजदूत थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक ब्यौरा लिखता है।
वो उस ब्यौरा में कहता है कि सोने के आभूषण से लदा बादशाह तराजू के एक पलरे में बैठा है, दूसरे पलरे में रेशमी थैले भरे जा रहे हैं। दोनों पलरे बराबर होते ही थैला हटा लिया जाता है और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। इसके बाद और थैले लाए जाते हैं। यही कार्यक्रम दोहराया जाता है। बताया जाता है कि इन थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के भरे जा रहे थे, लेकिन उन्हें शक हुआ कि कहीं इनमें पत्थर तो नहीं भरे जा रहे हैं। दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है क्या, यकीन नहीं हो रहा था। ये थॉमस रो लिखते हैं। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेटी सुंडरलैंड ने अपनी किताब इंडिया इन बॉन्डेज हर राइट टू फ्रीडम एंड अ प्लेस अमोंग ग्रेट नेशंस में लिखा है, अंग्रेज भारत की अमीरी से ही आकर्षित हुए थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनता था, राजस्थान में तांबा और लोहा, कश्मीर में केसर, तटीय इलाकों में नमक का उत्पादन और जहाज बनाया जाता था। भारत में कई तरह के मसाले भी बनते थे और जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनके आने के समय भारत 4 सेक्टर में सुपर पावर था। जी हाँ साथियों, भारत 4 सेक्टर्स में सुपर पावर था। कपड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद, जहाज मैन्युफैक्चरिंग, आभूषण और बाकी दूसरी धातुओं में भारत सुपर पावर हुआ करता था। 17वीं सदी तक मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% हुआ करती थी। यानी अगर दुनिया में 100 रुपये का उत्पादन होता था, उसमें सबसे ज़्यादा 24.4 रुपये का उत्पादन भारत में होता था। यानी कि 24.4% का योगदान भारत का हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। 17वीं सदी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए, सेना बनाई, जंगें लड़ी और आखिरकार 1857 में भारत पर ब्रिटेन की महारानी का सीधा नियंत्रण हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ट की किताब एम्पायर ऑफ कॉटन अ ग्लोबल हिस्ट्री के मुताबिक ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा हुआ करता था। 1851 में इसकी कीमत 5500 से लेकर के 43,200 रुपये प्रति गज हुआ करती थी। आज के हिसाब से 7.5 लाख रुपये से 60,40,000 रुपये प्रति गज के बराबर है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% थी। जब अंग्रेजों के हाथों में बंगाल का कंट्रोल आया तो सबसे पहले भारतीय टेक्सटाइल का विदेशों में एक्सपोर्ट बंद करवाया गया। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े सस्ते थे, इसलिए भारतीय मार्केट में ब्रिटिश कंपनियां मुकाबला नहीं कर पा रही थी। शशि थरूर की एक किताब है एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके मुताबिक अंग्रेजों ने बुनकरों के कड़घे तोड़ दिए थे, कुछ के तो अंगूठे तक काट दिए गए थे। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बची तो उस पर 70 से 80% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय सामान वर्ल्ड मार्केट में बहुत महंगा हो गया। इसकी तुलना में अंग्रेजी मिलों में बने कपड़े बहुत सस्ते हुआ करते थे। 1900 ईस्वी तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई थी। ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए कपास अमेरिका से आता था। 1861 में सिविल वॉर शुरू हो गई, जिससे कपास की सप्लाई रुक गई। भारत में ब्रिटेन से कपास ले जाना शुरू हो गया। डिमांड बढ़ने से भारत में कपास की कीमत 3 आने प्रति किलो से बढ़कर 12 आने प्रति किलो तक पहुंच गई थी। किसानों ने कर्ज ले लेकर बड़े पैमाने पर कपास की खेती शुरू कर दी। 1865 में अमेरिका की सिविल वॉर जब खत्म होती है तो अंग्रेजों ने भारत से कपास लेना कम कर दिया। कर्ज में डूबे किसानों के पास कम कीमत में अंग्रेजों को कपास बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में शशि थरूर लिखते हैं, भारत से ही कपास इंग्लैंड जाता और वहाँ की इंडस्ट्री में कपड़ा बनकर वापस भारत आता। उस समय की भारतीय आबादी के हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए 3 गज से ज़्यादा सूती माल भारत आ रहा था। 1896 तक भारत में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों में से सिर्फ 8% भारतीय मिलों में तैयार होते थे, बाकी सब ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जाते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने कॉमर्शियल फसलें उगाना शुरू किया और इस वजह से जो खाने वाले अनाज हैं उनकी कमी हुई और इस वजह से बहुत सारे भारतीयों की
मौतें भी हुई। भारत में कपड़ा उद्योग बर्बाद हुआ तो कारीगर खेती करने लगे। संख्या बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में मजदूरी कम मिलने लगी। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के मुताबिक भारत के किसान जितने उत्पादन करते उसका आधा या कई बार उससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता। किसानों के पास अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं बचते थे। किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जिससे अंग्रेज पैसा कमा सके। जैसे 19वीं सदी में बिहार और बंगाल के किसानों को इंडिगो यानी कि नील उगाने को कहा गया, जिसकी यूरोप में खूब मांगे थी। जमींदार हो या अंग्रेज, किसानों को खेती के लिए जमीन और एडवांस पैसा देते थे। ब्रिटिश व्यापारी उनसे यह फसल खरीदते, इसके बदले में उन्हें इतने कम पैसे मिलते कि कई बार वह एडवांस भी नहीं लौटा पाते थे और कर्ज में डूब जाते थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1896-97 में भारत की 16 लाख हेक्टेयर जमीन पर इंडिगो की खेती हो रही थी। यहाँ से करीब 19,000 टन इंडिगो मिडिल ईस्ट और यूरोप एक्सपोर्ट किया जा रहा था। नील की तरह ही कपास, चावल, जूट, चाय, अफीम जैसे कमर्शियल फसलों की खेती पर ही अंग्रेजों ने जोर दिया। इससे भारत को अपना पेट भरने के लिए अनाज की कमी हो गई। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च पेपर के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान भारत में 25 बड़े अकाल पड़े थे। 1770 से लेकर 1900 के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई और 1900 ईस्वी के बाद 3.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई। 1896 के ओडिशा अकाल के दौरान अंग्रेजों ने 9 करोड़ किलो चावल ब्रिटेन भेज दिया था। इस अकाल में 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1876-77 में दक्षिण भारत के अकाल के साक्षी लेफ्टिनेंट कर्नल रोनाल्ड ऑसबॉर्न के मुताबिक माओ ने एक वक्त के भोजन के लिए अपने बच्चों तक को बेच दिया था। सोचो, ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक माँ को अपने बच्चों को बेचना पड़ा एक वक्त के भोजन के लिए। 1943-44 में दूसरे विश्व के युद्ध के दौरान बंगाल में अकाल पड़ा था। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीय अनाज ब्रिटिश सैनिकों को भेज दिया था। उन्होंने कहा, वैसे भी कम खाने वाले बंगालियों की भुखमरी हिष्ट पुष्ट यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट भारत में अकाल की वजह अंग्रेज की प्रताड़ना, अधिक संख्या में सामान निर्यात करना और ज़्यादा टैक्स को बताया है। भारत में फल फूल रहे शिपिंग इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिपिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी। बंगाल, मछलीपट्टनम, सूरत और मलाबार बंदरगाहों पर भारतीय जहाज़ों की तैनाती रहती थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जरिए ये दुनिया भर में भारतीय सामान पहुंचाते थे। तटों के पास ही कारीगर लकड़ी, लोहे और ब्रास की जहाज बनाते थे। अंग्रेजों को व्यापार पर एकाधिकार चाहिए था, इसलिए उन्होंने ट्रेड रूट्स पर सिर्फ ब्रिटिश जहाज़ों को चलाने की इजाज़त दी। भारतीय जहाज़ों पर ड्यूटी लगाई जाने लगी। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के मुताबिक बंगाल में बने जहाज़ों की उम्र करीब 20 साल हुआ करती थी। इसकी तुलना में ब्रिटिश जहाज़ की उम्र सिर्फ 11 से 12 साल ही होती थी। ब्रिटिश नावों की अक्सर भारतीय पोर्ट्स पर मरम्मत होती थी। भारत में बने जहाज़ों की कीमत कम थी और लाइफ ज़्यादा। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को फ़ायदा था, लेकिन ब्रिटेन में जहाज बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होने लगा। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक्ट लाया गया कि 350 टन से कम वजन की नाव भारत और ब्रिटेन के बीच नहीं चलेंगी। इससे बंगाल की 40% नाव अयोग्य हो गई। 1814 में एक और कानून बना, जिससे भारत में बने जहाज़ों के जरिए यूरोप और अमेरिका से व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजों की इन नीतियों से भारत में जहाज बनाने की जरूरत ही खत्म होने लगी। इसके चलते 1850 तक भारत में जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो गई। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो रेलवे की भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है। अंग्रेजों ने रेलवे का डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया था कि भारत का विकास किया जा सके। अंग्रेजों ने रेलवे का डेवलपमेंट भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया था। भारत में रेलवे लाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे का इस्तेमाल भी भारत को तेजी से लूटने में किया। शशि थरूर की किताब इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया के मुताबिक भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्कैम था। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे में पैसा लगाने वाले अंग्रेजी निवेशकों को सालाना 5% रिटर्न की गारंटी दी थी। यह उस समय का सबसे सुरक्षित और हाई रिटर्न देने वाला निवेश था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों से लिए टैक्स से निवेशकों को यह पैसा दे रही थी।
नतीजा यह निकला कि 1850 और 1860 के दशक में एक मील रेलवे लाइन बिछाने की औसत कीमत करीब 18,000 पाउंड थी, जबकि अमेरिका में ये कीमत 2,000 पाउंड थी। रेलवे का पूरा नुकसान भारतीयों ने उठाया। इससे होने वाला फायदा अंग्रेजों की जेब में गया। रेलवे ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश व्यापार के लिए ही विकसित की गई थी। भारतीय रेलवे के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ही यात्रा कर पाते थे, जिसकी सीट लकड़ी से बनी होती थी और कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक ज़्यादातर कर्मचारी ब्रिटिश हुआ करते थे। इन्हें मिलने वाली सैलरी भी यूरोपीय मानकों के हिसाब से हुआ करती थी। इकोनॉमिस्ट पॉल कैनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा 25% हुआ करता था। 200 सालों के ब्रिटिश शासनकाल के बाद ये 1% से भी नीचे आ गया। शशि थरूर अपनी किताब में लिखते हैं कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी करीब 23% थी। 200 साल के ब्रिटिश शासनकाल के बाद दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो गई, जबकि भारत दुनिया का तीसरा गरीब देश बन चुका था, जो बेसहारा और भूखा था। सुंदरलैंड के मुताबिक भारत एक मैन्युफैक्चरिंग देश से सिर्फ कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन गया था। भारत की 35 करोड़ आबादी में से सिर्फ 25 लाख यानी कि 0.7% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में शासन के दौरान 64.82 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 5,600 लाख करोड़ रुपये लूटे हैं। यह ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी का 17 गुना है। अमेरिका की जीडीपी का लगभग 3 गुना है। चाइना की जीडीपी का लगभग 4 गुना ज़्यादा है। तो इतने रुपये अंग्रेजों ने भारत से लूटे। अंग्रेज जब 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ कर गया तो वो एक ऐसे देश को छोड़ कर गया जहां बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, भूखमरी थी, दुनिया की तीसरी सबसे गरीब देश बन चुका था। जब ये लोग भारत में आए थे उस समय ये देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इन्होंने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो साथियों, ये था आज का हमारा कहानी। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को ये स्टोरी पसंद आया तो आप सभी लोग इस स्टोरी को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि पूरे भारत को पता चल सके इन अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार।